और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ले लीजिए। आज के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में आप तमाम प्रेस प्रतिनिधियों का बिहार सरकार की तरफ से स्वागत है। और जैसा कि आप अवगत हैं कि आज जो बिहार सरकार के दो महत्वपूर्ण फैसले हैं, उसके संबंध में विशेष रूप से हम लोगों ने आपसे बात करने का निर्णय लिया है कि उन बातों को हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं, या अगर उस संबंध में कोई बात होगी तो वो हम लोग करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से बिहार के हित में और बिहार के लोगों के हित में लगातार समझिए कि पिछले लगभग 13-14 वर्षों से उठाई जा रही है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात। और ये आप सब न सिर्फ जानते हैं बल्कि आप लोग साक्षी हैं कि ये कोई बिहार की तरफ से या मुख्यमंत्री के तरफ से कोई नई बात या नई मांग नहीं है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी इसका बहुत मजबूत है। आपको लगेगा कि फिर से हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं, इसके भी कारण है कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोगों ने इस देश में न सिर्फ पहली बार बल्कि ऐतिहासिक रूप से जो आज तक पूरे देश में कहीं नहीं कभी नहीं हुआ था, विस्तृत जातीय गणना का काम पूरा कराया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें न सिर्फ अलग अलग जातियों के लोगों की वास्तविक संख्या का आंकड़ा निकला है, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े भी स्पष्ट रूप से संकलित किए गए हैं। और ये मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये देश में पहली बार हुआ है। आपको मालूम है कि अगर एक आंकड़ा जाति का कहीं हम लोग किसी आंकड़े का हवाला देते थे तो वो 1931 की जनगणना थी। उसमें भी आप देखिएगा, या आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वो भी इतने विस्तार से नहीं था कि जिस ढंग से हम लोगों ने अलग अलग जाति समूहों, फिर उसमें भी अलग अलग जातियों की गणना की है। इसलिए इसके दो पक्ष हैं कि एक तो विभिन्न जातियों की वास्तविक संख्या निकलकर सामने आई है, और दूसरा है कि विभिन्न जातियों के अलग अलग परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी आकलन हुआ है, और अलग अलग जातियों में गरीबी की क्या स्थिति है उसके भी स्पष्ट आंकड़े आए हैं कि हर वर्ग में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, ये भी स्पष्ट आंकड़ा है। और कुछ लोग इसके बारे में कुछ बात करते थे तो इसकी प्रामाणिकता, जिसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं,
इसी से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जो उसका मापदंड बनाया था कि किसी परिवार की कुल स्रोतों से आय अगर मासिक 6,000 रुपये से भी कम है तो हम लोगों ने उसको गरीब माना है। और आंकड़े आपको दिए जा चुके हैं कि वो लगभग 34.1% पूरे बिहार का फिगर है। और भारत सरकार के नीति आयोग ने जो वो लोग MPI कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें दुनिया के अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ और देश भर के अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों ने मिलके वो मापदंड बनाया था। अभी हाल ही में जो नीति आयोग ने गरीबी रेखा या गरीब लोगों के आंकड़े प्रकाशित किए थे, तो उनके उस MPI के मापदंड पर भी बिहार में 33.78 मतलब 33.8% लोग गरीब माने गए हैं। ये आंकड़ा कितना क्लोज है सो देखिए। हम सिर्फ इसकी प्रामाणिकता की बात कर रहे हैं। अगर हमारे आंकड़े पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात है कि जो जातीय आंकड़े आए उनको उस ढंग से न्याय उपलब्ध कराने के लिए आपने देखा कि हम लोगों ने जो उनके लिए चाहे सरकारी सेवाओं में हो या शैक्षणिक संस्थानों में हो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। दूसरे जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, लगभग 94 लाख गरीब परिवार है, अब उनको आगे बढ़ाना है। आखिर आंकड़े जब आ गए और सरकार के संज्ञान में बात आ गई कि इतने गरीब परिवार हैं, तो इन गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर इस गरीबी से निकालना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसी आधार पर हमने जो कुछ मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कई समझिए लाख गृह विहीन लोग परिवार हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको गृह निर्माण करवाना है। जो लोग जिस परिवार में आमदनी बिल्कुल नहीं है उनको 2 लाख रुपया प्रति परिवार दे के उनको कुछ रोजगार उपलब्ध कराना है। इन सब चीज़ों का जो आकलन किया गया है तो लगभग समझिए कि इन सब चीज़ों को करने में 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसको बिहार सरकार 5 वर्षों की अवधि में पूरा करना चाहती है। तो लगभग समझिए कि 50,000 करोड़ प्रतिवर्ष हुआ, 2.5 लाख करोड़ अगर 5 साल में है तो। और वो बिहार की जो आर्थिक स्थिति है या हमारे पास जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं, ये उसके बूते की बाहर की बात है। हम सब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने फिर से अब आंकड़ों के साथ हम किस लिए चाहते हैं, किस लिए मांगते हैं, हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से कम अभी ये जो केंद्र प्रायोजित योजना चलाते हैं, समझ लीजिए किसी में 60-40 है, किसी में कुछ है जो शेयरिंग पैटर्न है, साझेदारी का हिस्सा देता है, और जो भी कमिटेड केंद्रांश होता है वो समय पर नहीं आता है। नतीजा होता है कि राज्य की तरफ से ही वो संसाधन भी लगा के हम लोगों को योजना, या जैसे शिक्षा विभाग में शिक्षकों का वेतन भी केंद्रांश नहीं मिलने के कारण उनका वेतन मिलना बाधित नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार को अपने संसाधन से पैसा देना पड़ता है। इस तरीके से अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कम से कम 40,000 करोड़ के करीब
जो राज्य का लगता है अलग अलग केंद्र की योजनाओं को ही क्रियान्वित करने में, जिसे हम केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं, उसमें हमारा बचत होगा। और वो बचत होगा तो हम बिहार के गरीबों के हित में योजना बनाएंगे और जितने चिन्हित गरीब परिवार गरीब लोग हैं उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। इससे ज़्यादा वाजिब और उचित मांग क्या हो सकती है। और हमने अपने उपलब्धियों से, अपने कार्यों के प्रदर्शन से ये हमने साबित कर दिया है कि बिहार की उपलब्धियां या प्रशासनिक सफलताएं किसी राज्य के प्रगति की जो रफ्तार है, हम किसी से कम नहीं बल्कि कई मापदंडों पर तो हम देश में अव्वल हैं। तो हमने अपने उपलब्धियों, अपने प्रदर्शन की प्रामाणिकता स्थापित कर दी है। अब हम विशेष सहायता, विशेष राज्य के दर्जा के रूप में चाहते हैं, जिससे कि हम बिहार के गरीबों का कल्याण कर सकें। वर्तमान प्रासंगिकता इस मांग की यही है कि अब आंकड़े से ये बात प्रमाणित हो रहा है कि बिहार को इसकी आवश्यकता है। दूसरी बात जो हमारे मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, जिन दोनों बातों के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, दूसरा है कि आपने देखा है कि आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको हम लोगों ने मांग की है कि इसको संविधान के 9वीं अनुसूची के तहत डाला जाए। वो इसलिए हमने कहा है कि 9वीं सूची में डाल देने से इसमें अनावश्यक कानूनी या न्यायालय में पेचीदगी फंसाने का या इसको उलझाने का मामला वो नहीं हो पाएगा। और ये इतिहास गवाह है कि अभी तक तो उसमें कितना 280-84 कानून डाले गए हैं जिनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखी गई है। और 9वीं अनुसूची का गठन ही संविधान में इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ था कि कोई प्रगतिशील कानून बनाने के लिए, चाहे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान में, उनको क्रियान्वित करने में अगर किसी मौलिक अधिकार का भी हनन होता है तो वो जो संविधान में हमने व्यवस्था की कल्पना की है सामाजिक न्याय की, वो उसके तहत उचित होता है। और ये उच्चतम न्यायालय ने भी माना है। इसीलिए 9वीं अनुसूची का गठन ही यही इसीलिए हुआ है। और उसमें अभी तक, और बिहार के साथ तो ये सौभाग्य रहा है कि उसमें पहला कानून भी इसी प्रदेश का गया था जब श्री बाबू ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था। ये 1951 की बात है जब इसका गठन हुआ था। पहला संशोधन है संविधान का, 9वीं अनुसूची का संविधान में जोड़ा जाना, ये अपने संविधान में पहला संशोधन हुआ था। और उसका कारक भी बिहार विधानसभा या बिहार की सरकार ने जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था वो हुआ था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो गरीबों के हित में न्याय करने के लिए जो पिछड़े वंचित, चाहे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, या सवर्णों में भी जो गरीब लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जो सरकार काम कर रही है उसको अनावश्यक न्यायिक पछड़े में न फंसाया जाए, जिससे गरीबों को न्याय दिलाने में दिक्कत हो। इसीलिए हम लोगों ने इस कानून को जो हम लोगों ने अभी पास किया है, इसको जो अभी परसों तरसों अधिसूचित भी हो गया महामहिम की सहमति मिलने के बाद, इसको हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के निर्णय से भारत सरकार से अपील किया है कि इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन किया जाए। और वैसे भी भारत सरकार तो कहती है कि भाई हम लोग भी पक्ष में हैं, भाजपा भी कहती है कि पक्ष में है। और जब सब लोग पक्ष में ही हैं
तो 9वीं अनुसूची में नहीं डालने का भी कोई कारण नहीं होना चाहिए कि सब लोग पक्ष में हैं, तो कितने पक्ष में हैं, कितने दूर तक इस बात को मानते हैं, वो तो अब देखने की बात है। फिलहाल हम लोगों ने इन्हीं 2 चीज़ों के लिए विस्तार से आपको अलग से बताने के लिए, जो दोनों चीज़ों का परिप्रेक्ष्य क्या है, हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है। हम समझते हैं कि आप भी इससे सहमत होंगे और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को या देश के लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई बिहार ने तो कर दिया है, अब आप पूरे देश में करिए, जहाँ नहीं होगा वहाँ के गरीबों पिछड़ों के प्रति न्याय नहीं होगा, इसलिए पूरे देश में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो भी आपको अपनी बात कहें।